26 साल की एक लड़की एक मल्टीनेशनल कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी शुरू करती है। ये नौकरी उसके सपनों की नौकरी है। लेकिन नौकरी शुरू करने के बाद उस पर काम का इतना दबाव आता है कि 4 महीने के अंदर ही स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। ये कहानी है एना सेबेस्टियन पेराइल की, जो पुणे के अर्न्स्ट एंड यंग यानी ईवाई में नौकरी कर रही थी। उनकी मां ने एना की मौत के बाद ईवाई को एक पत्र लिखा और ये सारा मामला बताया। ये पहला मामला नहीं है जब कंसल्टेंसी कंपनियों के कामकाज के तरीकों और उनके कर्मचारियों के साथ बर्ताव को लेकर सवाल उठे हों। आखिर ये कंसल्टेंसी कंपनियां ऐसा क्या करती हैं जिससे इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का जीना मुश्किल हो जाता है। ये अस्पताल बनाती हैं और जेलें भी, सरकारों को जलवायु संकट से जुड़े सुझाव देती हैं और शहर भी बसाती हैं। कभी कभी अर्थव्यवस्था को आकार देने में भी मदद करती हैं, जबकि इनके कर्मचारी संसद के लिए चुने गए नेता नहीं होते, बल्कि लोग जानते ही नहीं कि ये सब कौन कर रहा है। लेकिन वो दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर सरकारों के लिए भी काम करती हैं और कई लोग मानते हैं कि वो और भी ज्यादा अहम होती जा रही हैं। पर्दे में छिपी रहने वाली इनकी दुनिया है कैसी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लिए इनकी क्या अहमियत है। पिछले कुछ दशकों में कंसल्टेंसी कंपनियों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जाहिर है आप उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ पिछले 2.5 दशकों में कंसल्टिंग उद्योग का आकार 10 गुना ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन असल में कंसल्टेंट करते क्या हैं? गैरिसन लवली जानते हैं, वो कंसल्टेंट थे। मैं उस समय सबसे ज्यादा डिप्रेस था, बड़े होने के बाद से। वीडियो में गैरिस आगे आएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि कंसल्टेंट शब्द का मतलब क्या है। तो ये कोई ऐसा शख्स होता है जिसके पास कंपनियां, संस्थाएं या सरकारें पेशेवर सलाह लेने के लिए जाती हैं। जैसे कोई कंपनी जानना चाहे कि ऐसा क्या करे जिससे उसका सालाना मुनाफा बढ़ जाए। इसके लिए वो कई बार कंसल्टेंट के पास जाती हैं। हालांकि कंसल्टेंसी कंपनियों का अपने काम को लेकर किया जाने वाला दावा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ऐसी कंपनियां कहती हैं कि वो अपने काम से दुनिया को बेहतर बनाना चाहती हैं। So you want to advance the world. Give it a push. Move it in the right direction. कंसल्टेंसी कंपनियां भी कई तरह की हैं। कुछ छोटी कंसल्टिंग कंपनियां हैं, डेलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनियां हैं मैकेंजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप या बीसीजी और बेन एंड कंपनी। इनमें भी मैकेंजी और बीसीजी बहुत प्रभावशाली हैं। मैनेजमेंट कंपनियां बड़ी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स के सामने खुद को ऐसे पेश करती हैं कि इनमें जाकर वो कठिन समस्याओं को हल करेंगे और सबसे होनहार लोगों के साथ काम करेंगे। कोस्टा रिका के आर्थिक संकट को हल करना हो, केन्या में स्मार्ट सिटी बनानी हो या फ्रांस में कोविड वैक्सीन पहुंचाने का काम हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम पर लगाए जाते हैं। उनके काम के बारे में और जानने से पहले जान लेते हैं कि ऐसी कंपनियों की जरूरत क्यों पड़ी। 19वीं शताब्दी के अंत में दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई। जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां कम समय के लिए इंजीनियरों को नौकरी देने लगीं। कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों का मॉडल चल पड़ा। कंसल्टेंट कहे जाने वाले लोग कंसल्टेंसी कंपनियों की ओर से धीरे धीरे अमेरिका और पूरे यूरोप में उत्पादन प्रक्रिया की गड़बड़ियां दूर करने लगे। 1920 के दशक तक ये इतनी अहम हो चुकी थी कि लेनिन और ट्रॉट्स्की ने भी एक अमेरिकी कंसल्टेंट को सोवियत संघ के उद्योगों के विकास के काम पर लगाया। पर ये शुरुआत भर थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध से जुड़े रहे कंसल्टेंट पब्लिक सेक्टर में भी भागीदारी करने लगे। एक खास संस्था में तो बड़े स्तर पर, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में। लोग चांद पर जाने वाले थे और क्या आप इसके लिए भारी मात्रा में लोगों को अमेरिकी सरकार में नौकरी पर रखेंगे जबकि यह अभियान राजनीतिक रूप से लोकप्रिय नहीं था, या फिर आप कोई ऐसा ढांचा तैयार करेंगे जिससे किसी तरह मिशन को अंजाम दिया जा सके? देश आखिर में इसमें क्या करे? नासा की स्थापना के 3 साल बाद उसके $1 बिलियन बजट का 85% हिस्सा बाहरी ठेकेदारों को दिया जा चुका था। सबसे बड़ा हिस्सा गया था मैकेंजी के पास। ये साथ आगे के वर्षों में बढ़ता ही गया। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के दौर में कंसल्टेंसी के पास आने वाला काम और ज्यादा बढ़ा। साल 2017 आते आते मैकेंजी ये काम अमेरिका के इमिग्रेशन ऑफिस ICE के लिए भी कर रही थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनचाहे शरणार्थियों को डिपोर्ट करने के लिए बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए। इनसे डिपोर्ट किए जाने वाले शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। गैरिसन लवली भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे।
मैकेंजी प्रोजेक्ट इसे पूरा करने में जुटा हुआ था और सभी लोगों को इस काम पर लगा दिया गया था कि इन आदेशों को कैसे पूरा किया जाए। मैकेंजी का लक्ष्य क्या था? ज्यादा आईसीई ऑफिसर भर्ती करना, डिपोर्टेशन तेज करना और खर्च घटाना। उनके सुझावों में से एक था हिरासत में लिए गए शरणार्थियों के खाने पर खर्च घटाना। आईसीई के कुछ कर्मचारी चिंता में पड़ गए थे क्योंकि मैकेंजी की ओर से आने वाले सुझाव बहुत ज़्यादा सख्त थे। ऐसा इसलिए कि मैकेंजी चीज़ों को स्प्रेडशीट के नज़रिए से देखती थी और हर तरह की कटौतियां कर रही थी ताकि सारी प्रक्रिया को सस्ता और तेज़ बनाया जा सके और गड़बड़ियों को दूर किया जाए। और आप समझ ही सकते हैं कि जब पैमाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तेज़ी से वापस भेजने का हो तो इन चीज़ों के कितने बुरे असर हो सकते हैं। मैकेंजी ने 2018 में आईसीई के साथ सहयोग बंद कर दिया। इसके कुछ सुझाव कभी लागू नहीं किए गए। इसके अलावा एक और समस्या भी है। कंसल्टेंसी कंपनियां सिर्फ लोकतांत्रिक देशों के साथ काम नहीं करती। मैकेंजी ने यूक्रेन के ओलिगार्कों, सरकार से जुड़ी रूसी कंपनियों और पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा की सरकार को भी सेवाएं दी हैं। मैकेंजी और बीसीजी के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक रहा है सऊदी अरब। साल 2023 में सऊदी राजशाही ने ऐसी कंसल्टिंग सेवाओं पर करीब 2 अरब यूरो का खर्च किया था। बाकी दुनिया की तुलना में सऊदी अरब के सरकारी कामकाज में मैकेंजी की पहुंच बहुत गहरे तक है। ये सऊदी अरब सरकार के 900 अरब डॉलर से ज्यादा बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड को भी सेवाएं देती है और रेगिस्तान में एक विशाल शहर बनाने की योजना में भी मदद कर रही है। इसी साल अमेरिकी कांग्रेस ने बीसीजी और मैकेंजी से सवाल जवाब किया था, जब इन कंपनियों ने सऊदी अरब के साथ किए काम का ब्यौरा नहीं दिया था। और ये अकेली मिसाल नहीं है जिसमें कंसल्टेंसी कंपनियों ने भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में दोनों पक्षों को सुझाव दिए। इसी साल मैकेंजी के सीईओ बॉब स्टर्नफेल्ड से कंपनी के चीनी कंपनियों के साथ किए काम को लेकर सवाल जवाब किए गए। अभी तक हमने जो देखा उससे यही समझ आता है कि मैकेंजी और बीसीजी हर जगह मौजूद हैं, चाहे वो कोई भी देश हो या कोई भी सेक्टर। ये कंपनियां लोकतंत्रों को भी मदद देना चाहती हैं और निरंकुश सरकारों को भी। इनके लिए बिजनेस के सामने नैतिक अनैतिक की रेखा कई बार कमज़ोर हो जाती है। हालांकि उनका हर जगह मौजूद होना उन्हें कई खासियतें भी देता है और उनका मेज़ के दोनों ओर बैठे प्रतिस्पर्धियों को सुझाव देना भी उन्हें अनोखा बनाता है। हालांकि इससे ये भी साफ होता है कि ये कंपनियां कई लोगों और संस्थाओं के लिए मुसीबतें भी खड़ी करती हैं और खुद अपने कंसल्टेंट्स के लिए नैतिक द्वंद्व। सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में उनका काम इसका ठीक ठीक अंदाज़ा दे सकता है। सस्टेनेबिलिटी सेक्टर उभार पर है और कंसल्टेंसी कंपनियां इसके बिल्कुल केंद्र में हैं। साल 2021 में मैकेंजी ने 3 सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंसी कंपनियों को खरीद लिया और बीसीजी यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के साथ आधिकारिक कंसल्टिंग पार्टनर थी। ऐसा भी रहा कि कंसल्टेंसी कंपनियां सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में अपना प्रभाव छोड़ रही थीं, जैसे गैस कॉस्ट कर्व, जो मैकेंजी का आइडिया था, जिसने ग्रीन हाउस गैसों को घटाने के सबसे उपयुक्त तरीकों को समझने में मदद की। और उसी समय वो ये सुझाव भी दे रहे हैं कि तेल और गैस कंपनियां कैसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें। रिपोर्ट के मुताबिक मैकेंजी ने दुनिया में 100 सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों में से 43 को सुझाव दिए हैं। अगर कंसल्टेंसी कंपनियां अपने ग्राहकों का मुनाफा बढ़ाना चाहती हैं, तो उन पर ही डीकार्बनाइज होने का जोर डालना उनके लिए हितों का टकराव होगा। कुछ वर्षों पहले जीवाश्म ईंधन बनाने वाले ग्राहकों के लिए मैकेंजी के काम करने के चलते कंपनी में ही विद्रोह हो गया था। कंपनी के 1000 से ज्यादा कर्मचारियों ने कंपनी के अंदर एक चेतावनी वाले पत्र पर साइन किए। इसमें लिखा था, ग्राहकों के कार्बन उत्सर्जन के प्रति हमारी अनदेखी, बल्कि शायद हमारा साथ हमारी छवि के लिए गंभीर खतरा बन गया है। एक और वजह है जिसके चलते आलोचक पर्यावरण को लेकर कंसल्टिंग कंपनियों के रुख पर सवाल उठाते हैं। मैकेंजी ने एक रिपोर्ट बनाई जो प्रदूषण का ठीकरा खनन कंपनियों के बजाय किसानों के सिर फोड़ती थी। जानकार इसके लिए भी मैकेंजी की आलोचना करते हैं। क्योंकि ये असल में कोई काम नहीं है, तो उन्हें गड़बड़ियों के नतीजे भुगतने नहीं होते।
किसी असल काम में उन्हें या तो रोका जा सकता था या काम से बाहर किया जा सकता था। कंसल्टिंग कंपनियों के लिए एथिक्स को लेकर कोई कानूनी दबाव नहीं होता। अगर आप किसी मंत्रालय के लिए काम कर रहे हैं और मंत्रालयों को निरंकुश बनाने में मदद दे रहे हैं, तो ये राजनीति कैसे नहीं है? हालांकि अब भी काम को आउटसोर्स किए जाने के समर्थक कहते हैं कि कंसल्टेंसी ने सरकारी विभागों को ज्यादा कुशल बनाया है और ऐसे कई सकारात्मक उदाहरण भी हैं। मैकेंजी ने लेबनान में शरणार्थियों के लिए एजुकेशन सेंटर बनाए हैं, या बीसीजी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर पश्चिमी अफ्रीका में इबोला के प्रसार को रोकने के लिए काम किया है। लेकिन इस वीडियो में दिए उदाहरण ये भी दिखाते हैं कि जो बात कई बार स्प्रेडशीट पर ठीक लगे, हो सकता है जब इंसानों पर उसे लागू किया जाए तो वो उनके फायदे में ना हो। आप जानते हैं, चाहे जो फैसला करें, आप पर कोई असर नहीं होगा। हम देखना चाहते हैं सरकारें नाकाम हो और बिजनेस ठीक से काम करे, और अजीब बात यह है कि ये तुरंत समझ में नहीं आता। यानी ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना आसान नहीं। मुश्किल बात यह है कि ऐसी हैवीवेट कंपनियां जब गलती करती हैं तो आम नागरिकों पर ही नहीं बल्कि खुद कंपनी में काम करने वाले कंसल्टेंट और अन्य कर्मचारियों पर भी जिंदगी भर रह जाने वाला बुरा असर हो सकता है। और मैकेंजी या ऐसी दूसरी कंसल्टिंग कंपनियों में कर्मचारियों के लिए काम की मुश्किल परिस्थितियां इसे और कठिन बनाती हैं। आप अपने आसपास कंसल्टिंग कंपनियों में काम करने वाले लोगों से इस बारे में पूछ सकते हैं। उन्हें मोटी तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन काम का दबाव भी बहुत होता है। कई सारे तो हफ्ते में 80-80 घंटे काम करते हैं। बहुत से उस दबाव को झेल नहीं पाते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए कमेंट बॉक्स में। ये भी बताइएगा कि आपको नौकरी के लिए किस सेक्टर में वर्क लाइफ बैलेंस की स्थिति सबसे अच्छी लगती है।